अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। MCQs नंबर 11 से लेकर 20 तक। इसका जो कोड है वो MTH403 है। तो मैंने हर MCQs को डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें आपके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसमें मोस्टली लॉन्ग भी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे उनको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बआसानी मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 11। MCQs नंबर 11 हमारे पास क्या है, x² / 9 + y² / 16 + z² / 16 = 1 इज़ द इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे। हम चेक करेंगे हम ये कौन सी इक्वेशन बना रही है। इसका सबसे पहला ए ऑप्शन है, वो है कोन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² + y² = r² z²। अब देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें रेडियस नाम की कोई बात नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे रेडियस यूज़ हुआ, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है पैराबोलॉइड। अब पैराबोलॉइड की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² / a² + y² / b² = z। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे x² y² आगे z² है, तो यहाँ पे तो z² नहीं है इस इक्वेशन में पैराबोलॉइड में, तो लिहाजा ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड है सी पार्ट, वो क्या है, हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोलॉइड में क्या होगा, x² / a² - y² / b² = z। अब देखिए ये भी सेम टू सेम है हाइपरबोलॉइड में, इसमें भी माइनस की x² / a² - y² / b²। देखिए यहाँ पे भी z² क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन के जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसमें गिवन है, इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे जो फोर्थ इसका जो दिया गया। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट क्या है। डी क्या है, एलिप्सॉइड है। अब देखिए हमारे पास एलिप्सॉइड की जो जनरल इक्वेशन वो क्या है, x² / a² + y² / b² + z² / c² = 1। देखिए हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है, तो अब जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन गिवन दी गई वो ये वाली है। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे आगे भी 16² है, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को = 1। अब देखिए a² हमारे पास 3² सेम बन गया, b² 4² c², यानी कि सेम मैच हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जो एलिप्सॉइड है वो इस इक्वेशन को बिल्कुल सेम टू सेम, दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे पास एलिप्सॉइड है वो सेम टू सेम मैच हो रही है, तो लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो एलिप्सॉइड होगा। स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 12। वो क्या है, अब देखिए A- इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ बॉल विद एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने, जब भी आपने किसी किस्म का कोई MCQ आता है तो आपने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट समझनी। जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, ना ही उसके सोल्यूशन की समझ आएगी। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया है 3 डायमेंशन, सबसे पहले बात की है। उसके बाद ऑब्जेक्ट शेप्ड, उसने कहा उसके जो शेप्ड है वो बालनुमा होनी चाहिए, विद एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि उसका जो हर पॉइंट है सरफेस के ऊपर उस इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब सबसे आगे हम देखते हैं, अब इसके जो आगे 4 ऑप्शन है वो क्या, कि ए ऑप्शन हमारे पास है स्फेयर है, सेकंड पैरामाइड है, तो आगे इस तरह थर्ड फोर्थ नेक्स्ट पेज पे हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्फेयर क्या। अब स्फेयर बेसिकली ये बालनुमा होता है या ग्लोबल नुमा होता है, ग्लोबल की शक्ल में होता है, यानी कि गोल राउंड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके फेसेस नहीं होता। अब देखिए ये गोल है, लिहाजा इसके कोई फेसेस नहीं है। इसके अंदर मैंने आर यूज़ किया। बेसिकली आर जो होता है ना वो हमेशा सर्कल के अंदर यूज़ होता है, तो आर मीन्स रेडियस होता है। तो ये गोल यानी कि बालनुमा है। और जो हमारा सवाल था वो भी बेसिकली यही था, जो इसकी शेप होगी वो बालनुमा होगी, विद एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज़ द सेम डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, यानी कि सेंटर से उसका तमाम पॉइंट का जो फासला होगा सरफेस से वो भी सेम होना चाहिए। देखें तमाम पॉइंट का जो फासला होगा वो बेसिकली सेंटर से सेम है, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि स्फेयर का वो करेक्ट आंसर है। अब हम सेकंड की बात कर रहे थे, पैरामाइड क्या होती है। अब हम बात करते हैं पैरामाइड की। पैरामाइड क्या होता है, पैरामाइड बेसिकली ये भी 3 डायमेंशनल होता है। पैरामाइड हैज़ अ पॉलीगॉन, इसकी जो बेस होती है वो पॉलीगोनल नुमा होती है। बेसिकली जो इसके फेसेस होते हैं वो फ्लैट नुमा होते हैं, विच जॉइंट अ कॉमन पॉइंट
कॉल्ड अपेक्स, जो आप अगर इनको आपस में मिला दिया जाए, तो यहाँ पे हमें एक अपेक्स हासिल होगी। अब पैरामाइड इज़ मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। बेसिकली जो पैरामाइड होती है 3 मेन पार्ट से मिलके बनती है। सबसे पहले अपेक्स होता है, दूसरा बेस होता है, थर्ड पे फेस होता है। इन तीनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, एक पैरामाइड। बेसिकली ये जो क्यूब होता है ये भी 6 स्क्वायर फेसेस, इसके भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो इस तरह ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह फोर्थ पे आ जाएं, टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन क्या होता है, बेसिकली जो टेट्राहेड्रन होता है इसकी 6 एजेस होती हैं, इसके 4 फेसेस होते हैं और 4 ही वर्सेस होते हैं। लिहाजा ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, यहाँ पे 6 एजेस होती हैं। इसकी जो शेप है वो बेसिकली बालनुमा नहीं है, इसकी भी बाल, ये क्यूबनुमा है, ये टेट्राहेड्रन है। इसी तरह तो इस तरह हमारे पास ये बालनुमा है, ये जो और आगे हमने की थी पैरामाइड, और जो पैरामाइड है ये भी गोल बालनुमा नहीं है, यानी गोल नहीं है। तो लिहाजा हमारा ये तीनों सॉल्यूशन करेक्ट नहीं होंगे। ये बेसिकली जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो सफ़ेर ही होगा, क्योंकि जो सफ़ेर है वो गोलनुमा है, बालनुमा है। बेसिकली हम MCQ नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। इफ़ 2 रियल ब्रांचेस of a curve passing through the double point are real and tangents to them are distinct then the double। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे passing through the double point are, सबसे पहले उसने कहा है जो रूट्स हैं वो रियल है एंड टेंजेंट और टेंजेंट्स भी हैं, टू दी आर डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट भी। अब देखें ये जो दोनों कंडीशन है रियल और डिस्टिंक्ट, ये देखते हैं किस में होती है। सबसे पहला जो हमारे पास इसका ऑप्शन दिया गया वो है कस्ब। कस्ब की डेफिनेशन क्या है, इसके जो रूट्स होंगे बेसिकली कॉन्सिडेंट होंगे एंड सिमेट्रिक फॉर्म में होंगे, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट पूछा है, यहाँ इसके अंदर रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है, तो लिहाजा हमारा ये सोल्यूशन नहीं हो। आगे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड पॉइंट और कॉन्जुगेट पॉइंट। इसके बेसिकली जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी फॉर्म में होते हैं, तो लिहाजा ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम आगे थर्ड ऑप्शन क्या है, हमारे पास नॉड है। अब देखिए नॉड की डेफिनेशन क्या है, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखिए ये दोनों रूट्स इसके अंदर गिवन है, देखिए ये दोनों गिवन, तो लिहाजा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 14। वो क्या है, x² / 16 + y² / 25 इज़ इक्वल टू z² / 36 इज़ द इक्वेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन देगी है, हमने नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमने चेक करना है ये वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी किस कंडीशन के अंदर मौजूद है। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो बेसिकली x1 + 8 ही है, y = y1 + bt है, z = ct। सर जो कर्व है बेसिकली उसकी x = xt होती है, y = yt, और जो सफ़ेर है उसकी जो जनरल इक्वेशन वो ये होती है x - h² + y - k² + z - l² = r का स्क्वायर। इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया x² / a² + y² / b² = z। ये पैराबोलाइड की इक्वेशन है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। इस तरह आगे जो लास्ट पे ई ऑप्शन है एलिप्टिक कोन, x² / a² + y² / b² = z² / c। अब देखिए जो हमारे पास मेन जो सोल्यूशन क्वेश्चन था वो क्या था, जो बेसिक a² वो 4² के इक्वल हो जाएगा, b² 5² के इक्वल होता है, इस तरह c² 6², यानी कि सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो ये हमारा फिर फाइनल सोल्यूशन होगा एलिप्टिक कोन, x² / 4² + y x² / 4² + y² / 5² = जी। अब देखिए अक्सर ना MCQ इसमें ये थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है, वो मैं यहाँ पे दूर करने लगा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बाज़ ये ऑप्शन नहीं देता एलिप्टिक कोन का, तो सिंपल वो इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसका हो सकता है ये वाला एलिप्टिक कोन का आपको ऑप्शन ना दे, तो फिर आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा एलिप्टिक कोन अगर नहीं होगा तो फिर पैराबोलाइड होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि ये जो एलिप्टिक कोन है जब इसको ट्रेस करेंगे हम, इसकी ट्रेस फॉर्म हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एलिप्टिक पैराबोलाइड बनेगी, ये वाली बनेगी। तो अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो फाइनल हमारा जो सोल्यूशन होगा वो फिर पैराबोलाइड होगा। ये होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो फिर आपने पैराबोलाइड को ही फाइनल सोल्यूशन कंसीडर करना है। तो इस तरह आगे हमारे पास स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 15। द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ x = x mod at x = 0 इज़। अब देखिए यहाँ पे
हमारे पास मॉडुलस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। ये मैंने ग्राफ बनाया एक्स प्राइम, इस तरह यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन यहाँ से ड्रा की, यहाँ से की है, ये हमारा ओरिजिन है, क्योंकि उसने कहा है ओरिजिन इज इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन के ऊपर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो अब देखिए, ये हमेशा याद रखना है, जो ओरिजिन के ऊपर डेरिवेटिव होता है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड कसब। डेरिवेटिव और कसब में क्या डिफरेंस होता है? जो डेरिवेटिव बेसिकली होता है ना, वो लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव इज़ अ लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ अ सेकेंट लाइन होता है, और जो बेसिकली स्लोप कसप होती है ना, वो लिमिट, यानी कि इसके अंदर दो तरह की लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। अगर दोनों इक्वल, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में मैंने बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ, फिजिकल फॉर्म में आगे हम करेंगे। जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म उसमें जो कसप होता है उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं होती। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाएंगे तो वो कसप नहीं बनेगी। तो आगे हम देखते हैं नॉड, इसके बेसिकली 3 कंडीशन है। आगे जो 4 ऑप्शन है, ये चारों मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉड इज़ अ डबल पॉइंट एट विच द 2 टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस तरह आगे कस्प दिया, कस्प इज़ अ डबल पॉइंट एट विच द 2 टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट आर सिमेट्रिक। अब यहाँ पे लफ्ज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, डबल पॉइंट एट विच द 2 टेंजेंट्स आर, मैंने कहा यहाँ पे जो पॉइंट है दो, वो रियल एंड कोइंसिडेंट होने चाहिए या सिमेट्रिक। ये कॉन्सिडेंट कह दे या सिमेट्रिक, यहाँ पे अब यहाँ पे रखना है कि रूट्स इसके रियल हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। और आगे यहाँ पे उसने ये कहा, आपने एक या इसके रूट तो बेसिकली रियल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है कि अब जब भी कोई दो टेंजेंट्स लाइन ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो सिमेट्रिक फॉर्म में होती हैं। जब दो टेंजेंट लाइन किसी एक ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो बेसिकली कॉन्सिडेंटल होती हैं, कॉन्सिडेंटल होती हैं या उसको सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो कसप है इसके ऊपर जो ये, इसका मतलब ये है कि ये जो कसप है इसके ऊपर पूरी अप्लाई हो रही है, और यही इसका यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन बन रहा है। इसके जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? हम देखें, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कस्प है। कस्प क्या है? मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेसिकली इक्वल नहीं होती। इसके जो रूट्स होते हैं रियल एंड कॉन्सिडेंटल होते हैं या सिमेट्रिक फॉर्म। कोई भी दो टेंजेंट लाइन ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉन्सिडेंटल कहलाती हैं या सिमेट्रिक फॉर्म में होती हैं। तो हमारा फिर ये जो सोल्यूशन होगा कस्प बन रहा है, ठीक है। आगे सेकंड उसने दिया हुआ है डेरिवेटिव। अब देखें यहाँ पे या तो ये सवाल होना चाहिए था डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मेन उसका जो सिंगल अगर डेरिवेटिव दे दिया जाए तो उसका कोई सोल्यूशन फाइनल नहीं बन रहा, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उसने यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है डेरिवेटिव। अगर इसके साथ डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर ये आपका फाइनल सोल्यूशन ये और कस्प दोनों होंगे, बोथ ए और बी आ जाएगा। अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा तो फिर आपने डेरिवेटिव को क्लिक नहीं करना, तो आपने कस्प के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये नॉड आ गया। नॉड के जो पॉइंट होता है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। हमारा फाइनल सोल्यूशन कस्प होगा अगर सिंगल ये दे दिया। अगर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो फिर बोथ ए और बी दोनों हमारे सोल्यूशन होंगे। इस तरह अब आगे MCQ नंबर 16 है, हम बात करते हैं x² + 36 + y² इज इक्वल टू जी इज इक्वेशन ऑफ। अब 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 को 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एलिप्टिक पैराबोलाइड। एलिप्टिक पैराबोलाइड की इक्वेशन क्या? x² + a² + y² + b² इज इक्वल टू जी। अब देखिए सेम टू सेम ऊपर मैच कर रही है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है, वो हमारे पास x² + a² + y² + b² - z² और 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, ये भी हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा फिर करेक्ट आंसर होगा। इस अब हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 17। ट्रेस दी कोन, ये हमारे पास एक कोन दी गई है, ठीक है। इसको हमने ट्रेस करने के बाद इसका सोल्यूशन हमने निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है? x² + y² / 9 इज इक्वल टू जी। अच्छा, दो तरह के ये क्वेश्चन, बात नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जी भी पूछ सकते हैं या एक्स जी प्लेन भी पूछ सकते हैं। हमेशा जब वो जिस पॉइंट की बात करेगा ना, इसको ट्रेस करना है, तो हमेशा जो उसके ऑपोजिट नंबर बच जाता है उसको हमेशा हम 0 के इक्वल रखते हैं। जिससे उसने कहा ट्रेस एक्स जी प्लेन, देन फिर y मैंने 0 किया तो x² इज इक्वल टू जी² बचा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया। जैसे मुरब्बा काट जाएगा x के, हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो +- z, यानी कि हमारे पास a आएगा।
ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 18। इफ़ C इज़ द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। फिर चेक करें नीचे कौन सा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जो बेसिकली सेट होता है, C सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है और R जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जो R होता है ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट होता है C का। सिंस एनी रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्प्लेक्स नंबर विद B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब देखें ना, ये जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट होता है सी का, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट भी होता है, सबसेट भी हो जाता है, यानी कि लेकिन इसको जो आपने फाइनल इसको मेंशन करना वो आर प्रॉपर सबसेट होगा सी के, ऐसे आपने मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने सिंस एनी रियल नंबर, कोई भी जो रियल नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्प्लेक्स नंबर विद बी इज इक्वल टू 0। उस वक्त हम उसको कम्प्लेक्स फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं जब उसका जो इमेजिनरी पार्ट हो वो 0 के इक्वल हो। इसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो आर प्रॉपर सबसेट होगा सी के। अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 19। वो क्या, डी मोवियर थ्योरम इज़ यूज टू ड्राइव आइलर फार्मूला। उसने कहा कि जो डी मोवियर थ्योरम है वो बेसिकली हम आइलर फार्मूला निकालने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं डी मोवियर थ्योरम इज यूज टू ड्राइव आइलर फार्मूला। अब हम क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। डी मोवियर थ्योरम इज़ यूज टू ड्राइव आइलर फार्मूला। ये जो हमारे पास डी मोवियर थ्योरम में क्या आइलर फार्मूला निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स। बेसिकली ये है ट्रू, क्योंकि बेसिकली जो डी मोवियर थ्योरम होता है वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग टू 0। क्योंकि इसके बगैर हम आइलर फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमारे पास ज़्यादा नंबर पोलर फॉर्म में हैं इसलिए डी मोवियर थ्योरम को इनकी सिंपली क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास ज़्यादा नंबर पोलर फॉर्म में हैं, ये डी मोवियर थ्योरम इनको सिंप्लीफाई करने में मदद देता है। ये अक्सर औक़ात इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि हम इसको कि हम आइलर फॉर्म में लिख सकें। बेसिकली जो आइलर फार्मूला होता है कैन बी यूज टू कन्वर्ट a complex number from exponential form to rectangular form। ये बेसिकली इस तरह की फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते, तो लिहाजा हमारे पास ये जो इसका ट्रू सोल्यूशन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम MCQ नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। वो क्या, x स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस जी स्क्वायर ओवर 6 टू मान इज़ एन इक्वेशन ऑफ। हमारे पास एलिप्टिक पैराबोलॉइड क्या है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ पे जी स्क्वायर क्वांटिटी यहाँ पे जी स्क्वायर नहीं है। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड के x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस जी सी यहाँ पे जी स्क्वायर क्वांटिटी यहाँ पे जी स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम सी चेक करते हैं। वो क्या, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। वो क्या, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड पे -1 है। इस तरह हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, यानी कि ये सेम मैच हो रहा है। क्योंकि 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह 9 है 3 का स्क्वायर है, 16 है उसको भी 4 का स्क्वायर है, यानी कि सेम बिल्कुल मैच हो रहा है। जो हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन होगा वो डी होगा। अस्सलाम वालेकुम।